जब हमारे शरीर में हमें कोई दिक्कत महसूस होती है, कोई परेशानी महसूस होती है और हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो क्या पहली बार डॉक्टर को दिखाते ही हम एडमिट हो जाते हैं? अगर ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो ऐसा होना बहुत रेयर है, क्योंकि जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कुछ टेस्ट वो लिखते हैं ताकि वो डायग्नोज कर सकें कि एक्चुअली दिक्कत है क्या, जिसका इलाज किया जा सके। उसके बाद हमें दवाइयां दी जाती हैं, घर पर जाकर हम दवाइयां लेते हैं और अगर उसके बाद भी आराम नहीं होता है और हमारा इलाज, हमारी ये तकलीफ ये कहती है कि हमें इलाज के लिए एडमिट होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम एडमिट होते हैं। लेकिन इस दौरान पहली बार जब हम डॉक्टर से मिले थे और एडमिट होने तक बहुत सारे खर्चे हमारे हो जाते हैं, जिसमें डॉक्टर को दिखाना, इसके अलावा दवाइयां और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट भी शामिल हैं, जिनकी कॉस्ट आज के दिन बहुत ज्यादा है। तो इन खर्चों का क्या होगा? क्या इनको भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी? अब क्योंकि ये भी तो इसी इलाज का हिस्सा हैं, ये भी तो इसी बीमारी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं हेल्थ इंश्योरेंस में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं, कौन कौन से खर्चे इस कैटेगरी के तहत क्लेम किए जा सकते हैं, आपको ये क्लेम फाइल कैसे करना है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम आपको कब फाइल करना है, इलाज के हिसाब से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप कब क्लेम करें, क्या यह क्लेम आपको कैशलेस मिलेगा या आपको रिम्बर्समेंट फाइल करना होगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और कोई भी जरूरी जानकारी को मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की डेफिनेशन को समझते हैं कि ये कौन से खर्चे होते हैं। अब प्री का मतलब है पहले, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि जब हम इलाज के लिए एडमिट होते हैं उस प्रोसेस को हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाएगा। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि इलाज के लिए एडमिट होने से पहले का समय। ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्या मतलब है? भाई पोस्ट का मतलब है बाद में और हॉस्पिटलाइजेशन मतलब इलाज की प्रक्रिया के लिए एडमिट होना, यानी जब हमने इलाज करवाया वहां से डिस्चार्ज होने के बाद के टाइम को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे कवर किए जाएंगे। इसमें मेनली 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस, यानी जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और ओपीडी के उनके चार्जेस पे करते हैं, तो इस तरह का खर्चा भी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, क्योंकि ओपीडी के चार्जेस भी आजकल कम नहीं हैं। अच्छे डॉक्टर्स 1000 से लेकर 1500 रुपए तक डेली के ओपीडी चार्जेस आपसे चार्ज कर सकते हैं, तो आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं अपने प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में। दूसरी कैटेगरी आती है मेडिकल टेस्ट की। डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी मेडिकल कंडीशन को समझा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए कहा ताकि वो एनालाइज कर सकें, डायग्नोज कर सकें कि असल में दिक्कत है क्या। अब ये टेस्ट क्या सस्ते होते हैं? ये भी बहुत महंगे हैं, तो ये वाला खर्चा भी आप इन दोनों एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन एक्सपेंस जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है दवाइयों का खर्च। फार्मेसी के बिल्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की दवाइयां महंगी ही आती हैं, तो इसलिए आप वो एक्सपेंसेस भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के तहत क्लेम कर सकते हैं। अब इन खर्चों की कैटेगरी तो हमने समझ ली कि कौन कौन से खर्चे क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कितने दिन तक के खर्चे कवर किए जाएंगे ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। वैसे जनरली ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर 30 दिन से लेकर 90 दिन के प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस और 60 दिन से लेकर 180 दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में चेक करें कि ये कितने दिन के खर्चे आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बना रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें सुनने में छोटा जरूर लग रहा है, लेकिन इसकी कवरेज देखिए कितनी अच्छी कवरेज ये हमें दे रहा है। अब मान लो किसी प्लान के अंदर 60 दिन एडमिट होने से पहले का खर्चा कवर है और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा कवर है। 180 दिन का मतलब दोस्तों 6 महीने होता है और 60 दिन का मतलब 2 महीने। इलाज आपने करवाया होगा 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, लेकिन सोचो 8 महीने का खर्चा एडमिट होने से पहले और बाद का मिला आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने का मौका दे रही है। तो ये छोटे छोटे खर्चे अगर आप क्लब करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, इनका हिसाब लगाएंगे, तो ये काफी लंबा चौड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए ये सुनने में नाम छोटा है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन इसकी कवरेज कभी अगर आपका वास्ता पड़ता है, भगवान ना करे आपको कभी क्लेम करना पड़े, तो ये एक अच्छी खासी कवरेज आपको देंगे। और इसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे खर्चे जो एक एक करके अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अगर उनका हिसाब लगाएंगे, उनको ऐड करेंगे, तो वो मिलकर एक काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये आप क्लेम कर सकते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में।
कंसर्न। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कब और कैसे क्लेम करना है ये जानने से पहले इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शर्तें और कंडीशंस एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों कि ये सेम ट्रीटमेंट और सेम डिजीज से जुड़े हुए खर्चे होने चाहिए। अब मान लो मैं किसी इलाज के लिए एडमिट हुआ, उससे 30 दिन पहले मुझे कोई और दिक्कत हो गई थी, मान लो मुझे कुछ बुखार हुआ था या और कोई परेशानी हुई थी जिसके लिए मैंने कंसल्टेशन भी ली डॉक्टर से और दवाइयां भी ली और कुछ टेस्ट भी करवाए, तो वो मैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में खर्चे क्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे उस बीमारी से जुड़े हुए नहीं है जिसके लिए मैं एडमिट हुआ था। सेम कंडीशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पर भी एप्लीकेबल है, यानी कि जिस इलाज के लिए पेशेंट इंश्योर्ड पर्सन एडमिट होता है उसी से जुड़े हुए ये कंसल्टेशन, मेडिसिन और टेस्ट के खर्चे होने चाहिए, चाहे वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस। सेकंड कंडीशन है दोस्तों कि इनका कवरेज आपको फिक्स्ड टाइम के लिए मिलेगा, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया कि जितने नंबर ऑफ डेज आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की कवरेज के अगेंस्ट लिखे गए हैं आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स में, उतने ही दिन का कवरेज आप ले सकते हैं। इसमें किसी भी अमाउंट की कोई फिक्स लिमिट या फिक्स कैपिंग नहीं है, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ही इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। और तीसरी और आखिरी कंडीशन है दोस्तों, अब क्योंकि ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। यानी अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊं, ओपीडी में मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी, मैंने घर आके दवाइयां ले ली, नॉर्मली इस खर्चे को मैं किसी भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम नहीं कर सकता, ना ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन तो हुई ही नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का होना जरूरी है, तभी इन वाले खर्चों को भी क्लेम किया जा सकता है। अब दोस्तों एक बार प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की क्लेम प्रोसेस समझ लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कौन सा तरीका ऑफर करती है। सबसे पहला तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल तरीका है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक साथ इकट्ठा करके इंश्योरेंस कंपनी की या तो ब्रांच में सबमिट करवाने होंगे, जिसके लिए आप अपने एजेंट की मदद ले सकते हैं, या फिर आपको कोरियर के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के एड्रेस पर ही इन्हें भेजना होगा और उसके बाद आपके अकाउंट में जो क्लेम अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा पोस्ट अप्रूवल। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है और आपको काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन इसमें करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफलाइन का ऑप्शन देती है तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको ऑफलाइन ही ये क्लेम फाइल करने होंगे। अब ऑफलाइन क्लेम फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लेम फॉर्म का पार्ट ए चाहिएगा, क्योंकि क्लेम फॉर्म पार्ट ए के अंदर आपकी सारी क्लेम से जुड़ी हुई डिटेल्स भरी जाएंगी और उसमें आपको जो भी आप ये क्लेम फाइल कर रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वो ऑप्शन टिक करके ही बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, जिसके अंदर आपका क्लेम अमाउंट और बाकी चीजें लिखी होंगी। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कि जो भी खर्चा आपका हुआ है उन सबके इनवॉइसेस आपको लगाने होंगे। इनवॉइसेस किस चीज के? भाई आपकी जो ओपीडी की फीस है उसकी रिसिप्ट हो सकती है, उसके साथ में जो दवाइयां लिखी हैं डॉक्टर ने उनकी रिसिप्ट हो सकती हैं, इसके साथ में जो भी लैब टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने उनके लिए जो आपने लैब को पैसा पे किया है उसकी जो इनवॉइस है, उसकी जो रिसिप्ट है, वो भी आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी होगी। अब ये जो मेडिसिन और जो लैब टेस्ट डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, वो जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो जो कार्ड है जहां पर डॉक्टर ने लिखा था कि आपको ये दवाइयां लेनी है, ये टेस्ट करवाने हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन कार्ड भी आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना होगा। इसके अलावा और कोई भी खर्चा आपका हुआ है जहां आपने पैसे पे किए हैं इसी इलाज से जुड़े हुए, उन सबके इनवॉइसेस और रिसिप्ट्स आपको देने होंगे। लैब के खर्चों की जहां बात आती है कि जो आपके टेस्ट हुए थे तो वो लैब रिपोर्ट्स भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करनी होंगी। अब बात करते हैं जो इनवॉइसेस और रिसिप्ट्स हैं, इनके ऊपर साइन और स्टैंप जरूर होने चाहिए। किसके? इशूइंग अथॉरिटी के। अगर कोई दवाइयां आपने ली हैं तो उस मेडिसिन शॉप के या हॉस्पिटल के, उस केमिस्ट के स्टैंप और साइन उस पेपर के ऊपर, उस रिसिप्ट, उस इनवॉइस के ऊपर जरूर होने चाहिए। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो आपने लैब से ली है तो उन इनवॉइसेस के ऊपर लैब के स्टैंप और सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। और अगर कोई एक्सपेंसेस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर हॉस्पिटल के साइन और स्टैंप होने चाहिए। ये आप एक ही बार में सारी चीजें कर लें ताकि बार बार आपको दोबारा से चक्कर ना काटने पड़े और आपके क्लेम में ज्यादा डिले ना हो। और फाइनल डॉक्यूमेंट आ जाता है दोस्तों इंश्योर्ड का कैंसल्ड चेक। इसमें आप प्रपोजर का कैंसल्ड चेक भी दे सकते हैं या जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका कैंसल्ड चेक भी दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में सबमिट करने हैं। इसके लिए आप एजेंट की हेल्प ले सकते हैं और ऑफलाइन तरीके में हो सकता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी के एड्रेस पर कोरियर भी करवाने पड़ जाएं। इसके बाद अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा या कोई एडिशनल क्वेरी आपसे पूछी जाती है वो भी आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपके क्लेम का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तो था ऑफलाइन तरीका।
इसके अपोजिट ऑनलाइन तरीका काफी आसान है। इसमें आपको सिर्फ जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनकी एक स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है और इंश्योरेंस कंपनी की मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के सेल्फ हेल्प ऑप्शन में जाकर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। वहां पर आपको क्लेम की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये कौन सी कैटेगरी का क्लेम आप फाइल कर रहे हैं और आपको कहीं भी जाने की और फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेरी आती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो वो भी आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अब ये दोनों ऑप्शन समझ लिए हैं कि कैसे आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन सबमिट करना है। अब ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के नंबर ऑफ डेज का जो चक्कर है, इसमें यह समझ में नहीं आता कि ये क्लेम सबमिट कब करें। भाई प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है, हमने लिया, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए चले गए, तो वो क्लेम कब सबमिट करें। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम को सबमिट करने का सही टाइम क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। भाई मान लो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, बहुत सारा खर्चा मेरा हो गया, उसके बाद मुझे एडमिट होना पड़ा, इलाज मैंने लिया, इलाज लेने के बाद मुझे छुट्टी मिल गई है और अब मेरी हालत पहले से ठीक है, तो अब मुझे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम फाइल करना चाहिए। जितने भी पहले मेरे खर्चे हुए हैं एडमिट होने से पहले के, अब क्योंकि मैं ऐसा यहां कंसीडर कर रहा हूं कि मेन हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मुझे मिल चुका है, उसका अप्रूवल आ चुका है, अब मुझे जो एडमिट होने से पहले के जो खर्चे थे उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके वो इंश्योरेंस कंपनी में देने हैं, सबमिट करने हैं, ताकि मैं वो पहले वाला खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर पाऊं। ये तो बात हुई प्री हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम की टाइमिंग की। अब बारी आ जाती है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सही टाइमिंग क्या होनी चाहिए। एक बार हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे स्टार्ट होंगे। यानी रिकवरी के दौरान आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर कुछ टेस्ट भी लिख सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट हुई है वो काम कर रही है कि नहीं, कुछ रिकवरी आप कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए कुछ दवाइयां और टेस्ट भी लिखे जाते हैं। तो ये वाले खर्चे, अगर आपका टिकट साइज बहुत बड़ा है, जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो 30-40 हजार रुपया खर्चा आ जाता है किसी प्रोसीजर में, किसी टेस्ट में, किसी इंजेक्शन में, किसी महंगे टेस्ट के कारण, किसी प्रोसीजर के कारण, या कोई महंगा इंजेक्शन लगता है जो कि ट्रीटमेंट का हिस्सा है, तो आप इसे हर बार भी क्लेम कर सकते हैं। जब भी आप डॉक्टर को विजिट करें, आपके पास फ्रेश डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फ्रेश इनवॉइसेस आती हैं, आप उनको हर बार क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये खर्चा बहुत छोटा है, जब भी आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो 2-4 हजार रुपया खर्चा आ जाता है, तो इसके लिए या तो जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाएं तब तक आप इसे क्लेम ना करें, या फिर आपके जो नंबर ऑफ डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है, मान लो 180 दिन की कवरेज है, इलाज उसके बाद भी चलेगा, तो 180 दिन पूरे होने के बाद भी आप एक साथ सारे खर्चों को क्लेम कर सकते हैं। मर्जी इसमें आपकी है। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हर विजिट पर बहुत बड़ा अमाउंट आपका खर्च हो रहा है तो आप उसे बार बार क्लेम करें, और अगर हर विजिट पर छोटा छोटा अमाउंट आपका खर्च हो रहा है तो उसको आप एक साथ भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे तो उस टाइम जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं, या फिर आपके नंबर ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो डेज हैं वो पूरे हो जाएं। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन में एक टाइम पर ये क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां मैंने कोशिश की है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस से जुड़े हुए एक एक एस्पेक्ट, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की, क्योंकि आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि सर यूट्यूब पर बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर अब भी किसी पॉइंट को लेकर, किसी क्वेरी को लेकर, किसी कवरेज को लेकर अगर आपको लगता है कोई डाउट है या कोई और सवाल आपको पूछना है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का जवाब मैं जरूर दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई हो और अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल वैल्यू इस इंफॉर्मेशन आपके लिए क्रिएट की है, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बन जाइए हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।